नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त एक बहुत अहम खबर यह है कि पहली बार कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सदारत के ओहदे पर फायज होगा। जी हाँ, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही चली हरूफ में लिखे जाने वाली एक ये बात है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान पूरे एक महीने तक जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सदारत करेगा। और जाहिर है ऐसे कई मामले हैं अभी बैनुल अक़वामी सतह पर जिनमें ख़ास तौर से हिंदुस्तान का जिससे सीधा वास्ता है, उसमें अफगानिस्तान का मामला सर फहरिस्त है। जिस तरह से वहां पर तालिबान का सर्ज है और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसके साथ कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अब अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत अब जब के भारत के हाथ में होगी, तो ऐसे में ये सवाल काफ़ी अहम है। अव्वल ये कि ये कितना बड़ा एक एजाज़ है और क्या इससे अब ये पता चलता है कि रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन अब भारत जो है उस तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो मुस्तक़िल मेंबर है उस तरफ वो क्या अपनी जगह बना पा रहा है, उस तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं। चूंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 जो उसके मेंबरान हैं उनमें से 5 जो है वो मुस्तकिल हैं और जो गैर मुस्तकिल हैं जिन्हें 2-2 साल के लिए इंतखाब जिनका होता है, तो भारत जो है उसमें आता है। तो इससे यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो अभी एक यहाँ से एक पहल शुरू होती है ये कितनी अहम है। और आज से जो शुरुआत होनी है इस मीटिंग की, खास तौर से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है उस पर क्या कुछ अहम नुकात हैं, भारत का एजेंडा क्या होगा, किस तरह से भारत के सदारत मिलने पर जो बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस है या फिर अमेरिका है या दूसरे और ममालिक है या पाकिस्तान है, उसका क्या मौक़िफ़ रहा है। ऐसे कई मौज़ूआत पर हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज़ 18 नेटवर्क के हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और हम अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि हमारे साथ कुछ देर में फॉरेन एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि ये कितनी बड़ी पहल और कितनी बड़ी एक हम कह सकते हैं कि कितना बड़ा कदम है भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। शैलेंद्र, कितना अहम है ये मौका? विशाल, आपको बता दिए पहली बार हो रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री यूएनएससी के बतौर चेयर, बतौर प्रेसिडेंट एड्रेस करने वाले हैं। जब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा न्यूयॉर्क में ये इवेंट होने जा रहा है और पीएम इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव शामिल हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त भारत के पास प्रेसिडेंसी नहीं थी। लेकिन ये पहली बार है कि भारत के पास प्रेसिडेंसी भी है और प्रधानमंत्री मोदी आज यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अहम बात यह है कि अगस्त के महीने में भारत सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी पे चेयर पे है। तो ऐसे में आपको 2 दिन पहले ही भारत के अध्यक्षता में, भारत की प्रेसिडेंसी में अफगानिस्तान को लेकर डिस्कशंस हुए थे जिसमें सभी देशों ने अपनी राय रखी। और उससे ठीक 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से फोन पर यह बात की थी और कहा था कि तालिबान का लगातार वहां पर कब्जा हो रहा है, तो ऐसे में इसको तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है, तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद भारत ने बतौर चेयर इस मुद्दे पर चर्चा कराई थी। अगर हम आज की एड्रेस की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद एड्रेस करेंगे। यूएनएससी को पहली बार यह होने जा रहा है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी को बतौर चेयर एड्रेस नहीं किया था। लेकिन अगर हम आज के एड्रेस की बात करें तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जहां पर इस वक्त सभी देशों की नजर है। वहां पर क्या कुछ होने वाला है अगले 1 महीने के अंदर जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहां से वापस निकलेंगी अमेरिका की। तो वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी की, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर लगातार भारत ये कहता आ रहा है कि फ्री एंड फेयर तरीके से जो आवाजाही है, जो आना जाना है सभी शिप्स का, उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इशारा इसमें चीन पर भी रहेगा क्योंकि चीन लगातार कुछ एरियाज में मतभेद खड़ा करता रहता है। साउथ चीना से को लेकर भी बार बार विवाद होते रहे हैं। तो आज की इस डिबेट के जरिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2-3 अहम मुद्दों पर बात करेंगे जिसमें सबसे ऊपर रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी का, कि जो मूवमेंट हो समुद्र में उसमें बिना किसी रुकावट के वो सबके लिए एक्सेस मिले। दूसरी अहम बात, अफगानिस्तान पर भी प्रधानमंत्री मोदी आज बात रख सकते हैं अपनी। तीसरी अहम बात, आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो भारत जिसको कई सालों से झेल रहा है, सीमा पर आतंकवाद को। तो माना जा रहा है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। और चौथा सबसे अहम, सिक्योरिटी काउंसिल का
जो एक्सपेंशन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस वक्त के जो पावर्स थे उनको भी आज वीटो पावर्स मिले हुए हैं, वही परमानेंट मेंबर्स हैं, किसी और को परमानेंट मेंबर बनने नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर उसका एक्सपेंशन भी एक मुद्दा रहेगा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण के दौरान इस बात को भी वो कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैरिटाइम सिक्योरिटी पर ही इस पूरे स्पीच के दौरान फोकस रहने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो एक तो अगस्त का महीना ऐसे भी बहुत खास होता है, इसी महीने में हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी, और दूसरी अहम बात यह है कि हम उसकी बहुत जल्द उसकी सालगिरह भी मनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो ऐसे कई मुद्दे हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान का जिस तरह से अब सर्ज हो रहा है, या फिर ये कि हिंदुस्तान के नुक्ता नजर से पाकिस्तान का जो रोल अफगानिस्तान में है, तो क्या ये समझा जाए कि खास तौर से ये ऐसा मौका ऐसे हालात के दरमियान आया है कि जब एक बहुत ही ठोस पहल हिंदुस्तान को आलमी बिरादरी के बीच ये दहशतगर्दी और जो खास तौर से हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक जो है, पड़ोस में जो अभी तब्दीली नजर आ रही, रुनुमा हो रही है, क्या उसके लिए हिंदुस्तान को एक बड़ा अच्छा ये मौका मिला है? बिल्कुल आपने सही कहा विशाल, ये बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि एक महीने तक भारत के पास यूएनएससी की चेयर रहने वाली है। तो वो इस मौके का भारत जो है वो सही फायदा भी उठाना चाहेगा, क्योंकि उन मुद्दों पर जिन पर ध्यान देना चाहिए उनको आगे लाया जाएगा। हमने ये भी देखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान पर चर्चा करने को लेकर हमारे पास रिक्वेस्ट अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से आया था, जिसके बाद अफगानिस्तान को लेकर सभी मेंबर्स ने अपनी राय रखी। और वही उसी तरह से जो अहम मुद्दे हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा है, और भारत ने यह साफ कर दिया था कि इस मुद्दे को लेकर भारत की कुछ जो प्रायोरिटीज हैं, उन तमाम पहलुओं पर भारत इस एक महीने के दौरान उस पर काम करेगा। वही इसी दौरान अब जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ही इसको एड्रेस करने वाले हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आज के इस एड्रेस में उन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री बात करेंगे, न सिर्फ अफगानिस्तान पे, बल्कि पाकिस्तान से जो लगातार अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, पाकिस्तान की बेसिस से आतंकी अफगानिस्तान में घुसपैठ करके वहां पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, तालिबान का जो रोल लगातार वहां पर दबदबा बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ दिनों पहले कल ही वहां पर फिर कुछ इलाकों पर शहरी इलाकों पर तालिबान का कब्जा हुआ है। तो ऐसे में जो भी वहां पे पीस प्रोसेस है, भारत उसमें भी शरीक होने के लिए तैयार है। भारत उसमें भी चाहता है कि बातचीत के जरिए वहां पर वायलेंस खत्म हो। लेकिन ये एक ऐसा मौका होगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जब प्रेसिडेंसी भारत के पास रहने वाली है, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। प्रधानमंत्री मोदी उस डायरेक्शन को आज तय करेंगे कि किस दिशा में आगे भारत कदम उठाएगा, और वहीं साथ ही साथ इस मंच से कहीं न कहीं पाकिस्तान पर भी एक वार किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। क्योंकि हमने देखा लगातार पाकिस्तान जब से वहां से जो फोर्सेज निकलने वाली अमेरिकन फोर्सेज अगले महीने की 9 तारीख से पहले, उसके साथ ही तालिबान का एकदम से वहां पर वायलेंस बढ़ गया है। हमने देखा है कि ह्यूमैनिटेरियन जो मानवाधिकार हनन जो वहां पे होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो वहां पे होती हैं अफगानिस्तान में, वो लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में भारत का भी अपना एक अहम किरदार रहा है, भारत का भी एक अहम रोल रहा है पिछले करीब 20 सालों में। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ रविंद्र सचदेवी मौजूद है, अब जो एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। रविंद्र जी, जो बातें अभी शैलेंद्र बता रहे हैं और जैसा समझा जा रहा है, क्या ये कदम, ये जो मकाम हासिल हुआ है भारत को कि वो यूएनएससी की को चेयर करने जा रहा है पूरे एक महीने के लिए, आप इसे भारत के कद में कितना इजाफा देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली इजाफा है, बहुत इजाफा है, बट हमें कुछ रियलिटी भी समझनी चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ये रोटेटिंग मेंबरशिप होती है, बट यस, पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे हैं। इससे पहले 10 बार भी आ चुकी है, बट अपॉर्चुनिटी है। मैं थोड़ा अलग से कहना चाहूंगा, देखिए, मौका है जी। इस समय दुनिया पूरी फ्लक्स में है और काफी रेडिकल रूप से इक्वेशंस नहीं बन रही हैं। तो भारत के पास इस समय अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड में एक बड़े आइडिया या बड़े आइडियाज लाने की, और जहां जहां हमें मौका मिले, जैसे आज ये यूएनएससी के पोडियम से प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, कल को G7 का एड्रेस करें या सार्क का करें, किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में इस समय भारत की एक अहम विजन अगर हम फोर्सफुली लाएं तो बहुत बेनिफिट है हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए। वन, सेकेंडली, अभी आगे इसको आप इस कड़ी में देखिए ना, हम डीपर इसमें जाएंगे मैरिटाइम, बट अभी यूएन की ओवरऑल
जनरल असेंबली भी होनी है सितंबर के 3rd वीक में, राइट? जी हाँ। उस समय दुनिया के सारे देश मिलेंगे कि भाई दुनिया का यूएन को रियली रीजुवेनेट करना है जिस तरह की प्रॉब्लम्स दुनिया में है। तो ये उस कड़ी में है, तो वहां पर भी हमारा प्रधानमंत्री और इंडिया का क्या संदेश होगा बहुत अहम होगा। नाउ कमिंग बैक, संदेश क्या होगा, स्पेकुलेशन अगर करें अहम कितनी है इसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे हैं कि बहुत अहमियत है, नो डाउट। बट मैं आगे जाना चाह रहा हूं कि इसमें देखिए अहम तो है, पर अहम को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, बात यह है हमारे लिए, राइट? तो अहम मौके को इस्तेमाल करने के लिए मेरे विचार से दुनिया में यह मौका है हमारे पास अपनी फिलॉसफी ओवरऑल जो है भारत की, एक शांतिपूर्ण देश की, उसको ले जाकर के एक सेंटेंस में कैप्चर करना और उसके जरिए दुनिया की सारी जियोपॉलिटिक्स को एड्रेस करना। और वो फिलॉसफी हमारी फॉरेन पॉलिसी की ये होनी चाहिए और हमें दुनिया को ये कहना चाहिए कि आप सबकी ये फिलॉसफी हो, वो है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। दुनिया में इस समय वक्त आ गया है कि इंसान को इंसान के साथ, देशों को देशों के साथ, इंसान को एनवायरमेंट के साथ, राइट, हमें जीना है और जीने देना है। अब इस पे आप थोड़ा नीचे आ जाइए तो, और इसमें हमारी भारत चाइना का भी रिलेशन आया था। भाई चाइना आप जियो हमें जीने दो, हम जिएंगे आप जीने दो, राइट? अमेरिका चाइना सबको को एग्जिस्ट करना है इस प्लैनेट पे। अब आ जाइए मैरीटाइम को लेकर के। तो मैरीटाइम सीज में प्रधानमंत्री जो कहेंगे, बेसिक आप देखना जो भी वो पॉइंट्स कहेंगे उसका अगर आप एसेंस निष्कर्ष निकालेंगे, विल बी दिस ओनली, लेट अस ऑल लिव एंड लेट लिव। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इट मे बी बेटर कि हमारे तरफ से ये शब्द इस्तेमाल किए जाए हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि भारत जो अप्रोच फिलॉसफी दुनिया के लिए ला रहा है इज, हम वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, पर देखिए वासुदेव कुटुंबकम का सेंस होता है फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। अब आप बताइए फैमिली के अंदर आपस में लोग मार देते हैं दूसरे को, राइट? फैमिली में डिस्प्यूट की शेयरिंग कैसे होगी? भाई रिसोर्सेज पे तो डिस्प्यूट है काफी कुछ, राइट? बिल्कुल। तो ये जो आपने पहले जो बात कही है कि भारत जो है, जो भारत की अपनी फिलॉसफी रही है, उस फिलॉसफी को भारत इस इंटरनेशनल मंच से कैसे सक्सेसफुली कन्वे करने में कामयाब हो पाता है। और अब हम सीधे रुख करते हैं, इस वक्त वहां से सीधी तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, आपको हम वहां ले चलते हैं। There is no objection. We may adopt agenda. The agenda is adopted. Under the 39 of the council, I invite Chief of Cabinet, the UN Secretary General, and Executive Director of the United Nations Office on Drugs to participate in this meeting. It is so decided. Under the Rule 37 of the Council, I invite the Deputy Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo in this capacity as the Chair of the African Union to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now take up item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of the Council members to a concept paper circulated by India on this item. As per the understanding reached among the members of the Council, I take it that the members agree to the presidential statement. It will be issued as a document of the Security Council. It is so decided. I now give the floor to the Chief of the Cabinet of the United Nations Secretary General. Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Secretary General,
I thank India for using its presidency to shine a light on a vital and complex issue, maritime security, and how we as a global community can and must work together to strengthen it. This Council has been increasingly focused on this issue over the last decade. Today's debate is a chance to further advance common efforts. Threats related to maritime security affect people in every country in the world, coastal and landlocked alike. We all depend on the world's oceans and seas, not only for the air we breathe, for regulating our planet's atmosphere, and for their astounding biodiversity, but also for their wealth of natural resources and for transportation and trade. For more than 3 billion people, the vast majority in developing countries, this issue takes on a special urgency. They count on the oceans and seas for their daily social and cultural life and for their livelihoods. And yet, maritime security is being undermined at alarming levels, from challenges around contested boundaries and navigation routes that do not conform to international law, to the depletion of natural resources, including illegal, unreported, and unregulated fishing, to armed attacks and crimes at sea, such as piracy, robbery, and terrorist acts, as well as use of limpet mines and drones. In fact, despite an overall decrease in the volume of maritime traffic due to the COVID-19 pandemic, the first half of 2020 saw a nearly 20% increase in reported acts of piracy and armed robbery against ships worldwide over the previous year. In Asia, such incidents nearly doubled. West Africa, the Straits of Malacca and Singapore, and the South China Sea were most affected by piracy and armed robbery against ships. The unprecedented levels of insecurity in the Gulf of Guinea and recently in the Persian Gulf and the Arabian Sea are particularly concerning. Maritime insecurity is also तो अब हम इस पर फिर से एक बार अपनी राय लेते हैं। हमारे साथ सचदेवा जी जुड़े हुए हैं और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त वज़ीर आज़म ने जो बातें कही हैं अपने स्पीच में, वो एक जो पीस की बात हमेशा से हिंदुस्तान कहता रहा है और पीस के साथ ही कैसे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो सकती है, ख़ासतौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही थी। सदिया साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या आपको लग रहा है कि जो अभी आप जस्ट उनकी स्पीच से पहले जो बात कह रहे थे कि जो फिलॉसफी है हमें अमलन यानी कि प्रैक्टिकल वे में हम उसे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म से कैसे दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ठीक उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में ये सारा डिस्कोर्स जा रहा है? दो पॉइंट, ब्यूटीफुल। सी, जो ये कह रहे हैं पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, पीस क्या है, शांति क्या है, एब्सेंस ऑफ वायलेंस। एब्सेंस ऑफ वायलेंस कब है? तभी तो होगा जब हम सब को एग्जिस्ट करना आपस में सीखेंगे, राइट? वन। बट आपका जो मेन प्रश्न है कि इसको हम ग्राउंड पे कैसे कन्वर्ट होगा, इसको लेकर मेरे माइंड में दो विचार हैं। वन, इन्हीं चीजों से कुछ ना कुछ आगे रास्ता बढ़ेगा, ठीक है ना? वर्ल्ड ओपिनियन बढ़ेगा, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेकर के बढ़ेगा, परंतु इसमें कोई इट डिपेंड्स कि कितनी मसल हर पार्टनर ऐड करेगा, राइट? भारत है या बाकी जितने देश हैं, हर चीज के पीछे कितनी मसल आएगी। यूनाइटेड नेशंस का जो कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सीज है, कुछ में तो उसकी जो जजमेंट आती है लोग मान जाते हैं। इनफैक्ट भारत और बांग्लादेश में जो उनकी जजमेंट है हम मान लिए, बट चाइना और फिलीपींस में जो आई तो चाइना ने कहा जी यू टेक अ वॉक, मेरे को मतलब नहीं है, राइट? तो उसमें कैसे टीथ ऐड करे जाएं, टू योर पॉइंट की रियलिटी में कैसे कन्वर्जन हो इन चीजों का, परंतु इसी इन्हीं स्टेप्स के जरिए होगा, दैट इज वन। सेकेंडली, ये कम नहीं होगा दो एंगल से। एक तो देखिए चाइना की जो मार्च चल रही है और इसमें बेसिक गेम इस समय जो है सारा कुछ दिखता है कि ये चाइना रोग प्लेयर है। चाइना गेम्स के ओलंपिक्स अभी हुए हैं हमारे, चाइना एक प्लेयर है जो गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं खेल रहा है, राइट? तो चाइना को इन रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना है, परंतु चाइना इस समय मूड में नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग खेलने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ घेराबंदी कर ली और चाइना को लगता है कि अब मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूं कि अब मेरे को चाहे घेराबंदी करें चाहे जो करें, मेरी तो मार्च अब नॉन स्टॉप है।
जी। तो चाइना अब कितने हद तक हम लोग मिलके, बट अभी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है दुनिया के पास अगले कुछ वर्ष रोक सकें, दैट्स वन। बट सेकेंडली बिगर पिक्चर ऑफ पीस एंड लिव एंड लेट लिव वो कभी नहीं होगा जब तक कि हमारे बच्चों को, इंक्लूडिंग चाइना में मानिए, ये फिलॉसफी ना हो उनकी स्कूलिंग में हो कि जियो और जीने दो। जब तक हर बच्चे के माइंड में, जहन में बचपन से ये आइडिया सीड ना हो जाए, तब जाकर के अगले 20, 25, 30 सालों, 50 सालों बाद थोड़ा एक्सट्रीमिज्म कम होगा। फिर भी होंगे डिफरेंसेस होंगे, नेशंस विल गो टू वॉर्स, और ये जो सारा इस समय मैरिटाइम सिक्योरिटी की जो बात है, कन्वेंशन है, पॉइंट इसकी कुछ प्लेयर्स एंड स्पेशली चाइना इज नॉट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब उसमें सारी जियो पॉलिटिक्स आ जाती है, उसमें हम सारे देशों के अपने अपने इंटरेस्ट आते हैं। डेफिनेटली हमारा अपना इंटरेस्ट हम कैसे करेंगे। तो ये दो एक चीजें मिल रही हैं, एक तो जियो पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री एंड मसल, और चाइना की राइज उसको काउंटर करना, एंड सेकेंड लॉन्ग टर्म अदरवाइज ओवरऑल जो हम कहते हैं दुनिया में, विश्व में शांति। रविंद्र जी, एक सवाल यहां पर यह भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरफ आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि पीस दरअसल है क्या, शांति है क्या, और हम जब एक इंटरनेशनल स्टेज पर, इंटरनेशनल एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब वहां पर एड्रेस कर रहे होते हैं, तो क्या दुनिया हमारी तरफ भी देखेगी और ये जानना चाहेगी कि आपके यहाँ खुद पीस को लेकर क्या उसकी सेंटिमेंट्स है, क्या उसकी डेफिनेशन है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनटवर्ड इंसिडेंट्स होते रहे हैं माजी में, हालिया दिनों में। अभी देखिए दिल्ली की बात है, जंतर मंतर पर कुछ इस तरह की स्लोगनेटिंग हुई है कि जिसको लेकर अभी नेशनल मैरिटाइम कमीशन ने सो मोटो जो है नोटिस लिया है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है कि ऐसा दिल्ली में ऐसी किस तरह से किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ एक नारेबाजी हो सकती है फिल्ड अप विद हेट्रेड। तो मेरा ये आपसे जानना है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि जो फिलॉसफी हिंदुस्तान को इस स्टेज से देना है, ये कितना अहम है हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के लोगों को इसे कैसे संजोना होगा ताकि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहीं उस पर कोई इसी तरह का कोई दाग ना लग जाए। नो एब्सोल्युटली वेरी ट्रू। देखिए दो चीजें, एक तो ये है ना कि आप बोल कुछ रहे हैं और प्रैक्टिस कुछ और कर रहे हैं, राइट। उसमें देखिए अगर हम आराम से देखें, हर देश में इम्परफेक्शंस हैं। अमेरिका इतना ग्रेट है, और अमेरिका ग्रेट पता है क्यों है? एक रीजन अमेरिका का ग्रेट होने का है कि अमेरिका कहता है कि मैं परफेक्शन की तरफ प्रयास कर रहा हूं। इनके हर प्रेसिडेंट का आप देखिए, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ मोर परफेक्ट यूनियन। तो बाइडन ने भी कहा है कि हमारे यहां मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो सिमिलरली हमारे यहां भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं और हमें सॉल्व करनी है उन्हें, एब्सोल्युटली राइट। और ये जो इंसिडेंट्स आप बता रहे हैं एब्सोल्युटली कंडेमनेबल है, आई वुड से, राइट। दे आर नो प्लेस इन सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सो वो सेट असाइड, पॉइंट इसकी फिर भी, चलिए हमारे में भी बड़ी खामी है, अमेरिका में भी खामी है, पर फिर भी अगर हमें इंसानियत को एक नोबिलिटी, एक पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, तो हमें कुछ बड़े पिक्चर और बड़े आइडियाज, और उन पर यस हमें खुद भी कुछ कम से कम अमल होते दिखना चाहिए, राइट। और हमारी पॉइंट ऐसा हो, हमारा मैसेज ऐसा हो जो सबको रेजोनेट करे। और तभी मैं कह रहा हूं लिव एंड लेट लिव। देखिए आज की दुनिया में स्पेशली आफ्टर कोविड, इंडिविजुअल, और वैसे भी हमारी सोसाइटी जनरेशंस बदल रहे हैं, हम लोग ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, राइट, विच इज फाइन। तो पॉइंट इज की लिव, खुद जियो, एक हेल्दी जीवन जियो, राइट, खुशहाल जीवन जियो, और दूसरे को भी जीने दो। तो अपनी सेहत का अपना ख्याल, अपने हर चीज का ख्याल रखो जितना हो सके आपको, ओके, और दूसरे को भी रखने दो। दोनों आपस में एक दूसरे को कोएग्जिस्ट करना सीखो, मैन एंड मैन के बीच में, और मैन और एनवायरमेंट के बीच में। अगर हम नहीं करते तो एनवायरमेंट, नेचर, मदर नेचर हमें क्या जवाब देगी, राइट, या हम क्या जवाब देंगे? वो टसल करके फ्लड आएगा, लाखों को ले जाती है, राइट जी। तो वो उसमें तो तभी ये लिव एंड लेट लिव बड़ी कॉमन सेंस सिंपल आइडिया है, ये एक्शन ओरिएंटेड है। सी वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, हम एक फैमिली, अब आगे क्या? लिव एंड लेट लिव इज कि तुम खुद जियो और दूसरे को जीने दो, ओके। तो बट यस, इंडिया में बहुत हमें बहुत काम करना है अभी अपने को, एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में। एब्सोल्युटली उसमें कोई शक नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका इस खास मौजू पर अपनी
राय रखने के लिए और अपने रिमार्क्स, अपने आरा देने के लिए। तो नाज़रीन, यूएनएससी में यानी अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार हिंदुस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने या पहली बार हिंदुस्तान ने उसे चेयर किया है और ये 1 महीने के लिए ये सदारत हिंदुस्तान के हाथ में है। जो हमारे साथ अभी गेस्ट जुड़े थे उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा मौका है और इसके साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यानी हिंदुस्तान के लोग, पूरे भारत के लोग भारत को अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक ले गए जहां से वो बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर अपनी इमेज, अपनी शबीह को, बल्कि अपनी फिलॉसफी को लोगों को अपनाने के लिए कह रहा है। ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होकर हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान और बहुत ही शांति और गहवारा वाला मुल्क मज़ीद इसे और बनाना होगा ताकि हमारा मैसेज भी और ज़्यादा मजबूती से आलमी बिरादरी में फैले। बहुत शुक्रिया, आदाब।